हल्द्वानी के लालकुआं से बड़ी खबर है। यहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और कार की टक्कर में गाजियाबाद के व्यापारी समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। तो लालकुआं में ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक गाजियाबाद का व्यवसायी है। किच्चा के कोलकाता चौकी क्षेत्र में जहां पर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। कलकत्ता चौकी क्षेत्र में दरअसल ये पूरा मामला सामने आया। पैर में गोली लगने से तस्कर तस्लीम कुरैशी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी ने बताया कि तस्लीम बिना नंबर की बाइक पर कलकत्ता चौकी क्षेत्र में जा रहा था और रुकने पर पुलिस पर फायर झोंक दिया और जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगी। घायल गौ तस्कर पर हत्या, पशु चोरी सहित कई मामले दर्ज किए गए। उसके पास से तमंचा, कारतूस के साथ 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। कई मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेके कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां पर 2 लड़कों पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि पीड़िता की सहेली ने आरोपियों से नाबालिग को मिलवाया था। उसके बाद दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ होटल में दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पीड़िता की सहेली के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटद्वार के लैंसडॉन से अगली खबर है, जहां पर गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर में आज 205 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड में देश सेवा की शपथ लेने के बाद 205 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। अल्मोड़ा जिले में तेजी से होम स्टे बनाए गए। इसके साथ ही कई लोगों ने अपने होटल और रिजॉर्ट को भी होम स्टे में रजिस्ट्रेशन करके कारोबार किया जा रहा है। आज जिले में 425 होम स्टे रजिस्टर्ड है, लेकिन 200 से ज्यादा होम स्टे आज भी मानकों के खिलाफ चल रहे हैं, जिनको पर्यटन विभाग ने निरस्त कर दिया है और उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। जनपद में कुल जो पंजीकरण हमारे होम स्टेज पूर्व में थे वो 421 थे, जिसमें से जब हमने अपने वेबसाइट में देखा तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे होम स्टेज हैं जिनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं था। तो उसमें से हमने लगभग 200 होम स्टेज ऐसे जिनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं था, तो उनका हमने अभी कैंसिलेशन किया है। प्लस जिनके द्वारा गेस्ट हाउस चलाए जा रहे थे या होटल चलाए जा रहे थे होम स्टे के नाम पे, उनको हमने लेटर के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया है कि आप इसको गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रेशन करें और होम स्टे से हटा के, तो उनको भी हमने अभी कैंसिलेशन में डाला है। ऋषिकेश में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऋषिकेश के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए में 65 करोड़ की पहली किश्त जारी की है, जिससे यहां पर पर्यटन और तीर्थाटन सर्किट विकसित होगा। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। इसका हमारा चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे तपोवन हो या स्वर्ग आश्रम, उसके लिए बहुत बड़ा काम अब हो रहा है। ये है अब उसके बाद इस जिस 100 करोड़ की आपने बात की है, उसको भी केंद्र सरकार से हमें मिल रहा है और इसमें जो अवस्थापनाएं के काम होंगे, यानी कि काम की तो अब ऐसा लगेगा काम ढूंढना पड़ेगा कि हमें कौन सा काम करना है। तो 100 करोड़ रुपए उधर मिल रहा है, 1800 करोड़ और मिल रहा है।
देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन धरातल पर उतर भी पाएगा या फिर नहीं, 10 सालों के बाद भी इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। उल्टा जमीन की मंजूरी तो रद्द हो गई, साथ ही जमीन के बदले जमा 24 करोड़ रुपए भी केंद्रीय सरकार के पास फंस गए हैं। देखिए। देहरादून में मौजूद उत्तराखंड विधानसभा का भवन कभी देहरादून जिले का विकास भवन हुआ करता था, जिसे राज्य बनते ही विधानसभा भवन के लिए एक्वायर कर लिया गया। ये बिल्डिंग छोटी तो है ही, शहर के बीच होने के कारण विधानसभा सत्र के दौरान भी जनता को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इसके लिए 2014 में देहरादून के ही रायपुर में वन विभाग की 60 हेक्टेयर जमीन देखी गई और इसके मंजूरी के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया गया। 3 फरवरी 2016 को केंद्र ने कुछ शर्तों के साथ इसे सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी, लेकिन इस बीच सरकार बदली, अधिकारी बदले और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 7 साल बाद 2023 में जब सरकार को याद आई तो केंद्र ने ये कहकर परमिशन देने से मना कर दिया कि सैद्धांतिक मंजूरी की समय सीमा खत्म हो चुकी है। दूसरा, केंद्र ने 60 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड देने से मना कर दिया और इसके लिए नॉन फॉरेस्ट लैंड का नया प्रस्ताव भेजने को कहा। इस बात को भी 1 साल बीत गए, लेकिन अधिकारी चुप बैठे हैं। हम लोग जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि अभी यूजर एजेंसी उसका जैसे प्रपोजल लाएंगे तो उसको परीक्षण करके इमीडिएटली अगले तक कार्रवाई जो होता है वो त्वरित गति में करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काफी बार भी हमारा बैठक भी हो चुका है, तो अभी शासन ने जैसे उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल देंगे, नोडल ऑफिसर के नाते मैं इसको आगे भी बढ़ा दूंगा। जिस जमीन की परमिशन रद्द हो चुकी है, हालात ये है कि 2017 से उसका 24 करोड़ रुपया केंद्र में डंप पड़ा है, लेकिन ना तो इस पैसों को वापस मांगा जा रहा है, न साल भर बाद कोई नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा सका है। इधर राज्य संपत्ति विभाग को अब 60 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट एरिया खोजे नहीं मिल रहा। विभाग का दावा है कि वो पुरानी जमीन का ही नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर एक बार फिर से केंद्र में अपील करने जा रहा है। इसीलिए टाइम लगा इसमें कि हम लोगों ने वैकल्पिक जमीन तलाशी, वो जमीन ऐसी सूटेबल जमीन नहीं मिली कि हम इसमें कार्रवाई कर सकें। इसलिए अब सब कुछ करने के बाद हम लोग नए सिरे से प्रस्ताव पुनः अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है हमको। यानी 10 साल बाद भी रायपुर में विधानसभा भवन दूर की कौड़ी बना हुआ है। हालात ये है कि 10 साल पहले जहां से चले थे, 10 साल बाद भी वहीं पर खड़े हैं। केंद्र ने ये भी ऑब्जेक्शन लगाया कि विधानसभा सचिवालय के भवन के लिए 60 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड नहीं दी जा सकती, इसके लिए राज्य सरकार नॉन फॉरेस्ट लैंड का नया प्रस्ताव बनाकर भेजे। इस बात को भी 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। कोटद्वार के लोगों को जल्द ही आवासीय भवनों के ऊपर झूलती बिजली की हाईटेंशन लाइनों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही सड़कों के किनारे लगे ट्रांसफार्मर से भी राहत मिलेगी। कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने 4 करोड़ 36 लाख के कार्यों का सोमवार को शुभारंभ किया, जिससे शहर में हाईटेंशन लाइनों को और ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही पुराने बिजली के खंभों को बदलकर नए खंभे लगाए जाएंगे। ऋतु खंडूरी ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और जल्द ही इसके काम शुरू होंगे। होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने जो ये 4 करोड़ 36 लाख का जो बजट है वो हमें दिया है। काफ़ी समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे और क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। मैं आज हुआ है तो मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ। और चाहे वो हाई टेंशन लाइन हो, LT लाइन्स हो, ट्रांसफार्मर मूवमेंट हो, पोल्स का अदली बदली हो, नए पोल्स लगाने हो, इन सब चीज़ों पर ये पैसा खर्च होगा। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इन दिनों नेशनल गेम्स की मेजबानी की तैयारी चल रही है। फुटबॉल और स्विमिंग जैसे बड़े इवेंट्स इसी स्टेडियम में होने हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन में हल्द्वानी शहर के लोग स्टेडियम तक आसानी से कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। ठंड की दस्तक के बीच हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन हल्द्वानी शहर के इस स्टेडियम तक पहुंचने के लिए जो रोड है उसकी हालत बेहद खराब है। हालात ऐसे हैं कि गौला नदी रोड का जो हिस्सा अपने साथ बाढ़ में बहा ले गई थी, उसका नेशनल गेम्स शुरू होने तक बनना भी संभव नहीं।
हालांकि सिंचाई विभाग का दावा है कि टेंडर हो चुके हैं। देखिए, आपको पता ही है, इसमें गोला में काफ़ी भारी वर्षा हुई थी और गोला नदी के बहाव से काफ़ी बड़ा कटाव हुआ था। उसमें योजना गठित हो चुकी है और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। जल्द ही उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। टेंडर की प्रोसेस चल रही है। दरअसल गौला पार में मौजूद इस इंटरनेशनल स्टेडियम में फुटबॉल, खो खो, वुशु, मॉडर्न पैंथलोन, स्विमिंग, वाटर पोलो जैसे गेम्स इवेंट होने हैं, जिन्हें देखने के लिए हल्द्वानी से दर्शक भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले शहर का मेन कनेक्टिंग रोड और स्टेडियम की सुरक्षा दीवार का गौला नदी में गिरना चिंता वाली बात है, क्योंकि आपात स्थिति में यही रोड खिलाड़ियों को अस्पतालों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हालांकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों की सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। राष्ट्रीय खेल के समय उसकी सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उसको सुरक्षित किया जाएगा। जो हमारी टीम एक मैनेजमेंट के लगी हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसको पूरे तरह से सुरक्षित खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। जाहिर है खेल विभाग खिलाड़ी और दर्शक दोनों को ही सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, लेकिन गौला नदी में समाई इस रोड को बनाना उसके बस की बात नहीं और न ही सिंचाई विभाग ये काम कर सकता है। ऐसे में अगर सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो हल्द्वानी के खेल प्रेमियों को इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना ही होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ऋषिकेश को जाम के झाम से बचाने के लिए पुलिस ने बड़ी पहल की है और सड़कों पर डेलीमीटर लगाने का फैसला लिया गया। इससे रोड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और आने जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग रास्ता तय हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने अभी इंद्रमणि, बड़ौनी चौक, जंगलात बैरियर, श्यामपुर पुलिस चौकी और कोयल घाटी में रोड डेलीमीटर लगाए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इससे ऋषिकेश में जाम से कुछ हद तक छुटकारा जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है और वीकेंड पर यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ रेंगती नजर आती हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी पर इस बार सरकार का फोकस अभी से है। वहीं केदारनाथ के दूसरे पैदल रास्ते को भी फाइनल करने पर काम चल रहा है। जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर ये रास्ता शुरू हुआ तो केदारनाथ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने में भी आसानी होगी। देखिए, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु हर साल केदारनाथ पहुंचते हैं। करीब 22 किलोमीटर पैदल चलकर यात्री गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन आपदा के हालात और संकरे रास्ते की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए अब एक और पैदल रास्ता तलाशा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये काम केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम देख चुके रिटायर कर्नल अजय कोठियाल को सौंपा है। कर्नल अजय कोठियाल ने त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ तक पूरी टीम के साथ पैदल सफर किया। अब सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। हमने ये ऑप्शन ट्राई करा है जो कि केदारनाथ से सीधा त्रिजुगी नारायण निकलता है। बड़ा अच्छा रूट है, थोड़ा हाइट्स है इसमें, लेकिन उसमें फिर ये देखो कि केदारनाथ जब कोई जाता है तो एक उसके अंदर एक भावना होती है कि रिलीजियस फीलिंग। तो उसमें जगहों के नाम देखो, किसी जगह का नाम है गौरी खड़क, किसी का नाम है गोमकारा, कोई बोलते हैं 5 पांडव। 14,000 फीट की ऊंचाई पर 23 किलोमीटर का ये रास्ता अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अजय कोठियाल के मुताबिक ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हर उम्र के यात्री इस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। ट्रैकिंग और घूमने के शौकीन यात्री एडवेंचर के साथ केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वहीं पूरे रास्ते में अलग अलग स्पॉट पर व्यवस्था बनानी होगी ताकि यात्रियों के लिए रुकने और कैंपिंग की व्यवस्था हो सके। तो कुछ जगहों को रास्तों को जोड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी होगी। नेचर एडवेंचर कम रिलीजियस टूर होगा, तो इसमें तो एक रिलैक्स होकर के किसी को जाना है, जबकि 14,000 फीट की हाइट पे भी जा रहा है, तो 2 दिन का प्लान बनाना चाहिए। पहले दिन गए गौरी खड़क में, टेंट कॉलोनी में रहे, कुछ नेचर देखे, 12 सिंहों का एक इलाका है, बरड़ का एक इलाका है, वो समझे, और उसके बाद में सेकंड डे ऊपर जाएं। बट पहले दिन जब वो ऊपर रुकते हैं वो साइड पे, तो यार वो साइड से देख के मजा आता है। एक हाइट पे कहीं चौखंबा दिख रहा है, वहां से
अपना त्रिजुगी नारायण दिख रहा है, मद महेश्वर दिख रहा है, पूरे पंच जो केदार के मंदिर हैं उनकी हाइट दिखती है, तो वैसे वाली फीलिंग है। केदारनाथ धाम में हर साल दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में अल्टरनेट रूट खोजने पर तेजी से काम चल रहा है। अब देखना होगा कि नए पैदल रूट को कब तक परमिशन मिल पाती है और 2025 की यात्रा के लिए नया पैदल रास्ता शुरू हो पाता है या नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब लोग ततैया के हमलों से भी खौफ जताए हैं। आलम यह हो गया है कि सर्दियां शुरू होने के साथ ही ततैया के हमलों में इजाफा हो रहा है। कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वन विभाग के पास ततैया से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुलदार, भालू और जंगली सुअर सालों से उत्तराखंड में पहले से ही तांडव मचा रहे हैं, तो अब पहाड़ी इलाकों में ततैया का आतंक फैल गया है। ततैया ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ये हैं कि ततैया के हमलों में जहां इस बार उत्तराखंड में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोगों को ततैया घायल भी कर चुकी है। पहले ततैया के हमले ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनका खौफ शहरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अब शहरों में भी कई जगह ततैया के भारी भरकम छत्ते नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि बच्चों को भी काट चुका है, मुझे भी काट चुका है और पेन इतना अनबेरेबल है। और करंटली मेरी अभी डीएफओ वन विभाग में बातचीत हुई थी। उनके अकॉर्डिंग उनके ना तो उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है, नाइदर दे आर हैविंग एनी सेट ऑफ इक्विपमेंट्स। ततैया के हमलों में इस बार टिहरी में जहां पिता पुत्र की मौत हुई, तो वहीं बागेश्वर में भी 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में 2 लोगों की मौत ततैया के हमले में हो चुकी है। हालात ये हैं कि खाली पड़ चुके गांव में पूरी तरह से ततैया का कब्जा हो चुका है। ततैया के हमले भले ही साल दर साल बढ़ रहे हो, लेकिन वन विभाग के पास इससे निपटने का कोई प्लान ही नहीं है। में हमारे स्टाफ को भी प्रॉपर ट्रेनिंग अभी तक इस चीज़ के उसमें नहीं दी गई है कि इनसे कैसे जो है इनको कैसे हटाना है, क्या करना है। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोग किट वगैरह भी इसमें हम लोग मंगा रहे हैं, जिससे हमारा फुल बॉडी प्रोटेक्शन वगैरह रहे, तो उसको हम लोग एज अ प्रयास हम लोग उसको देखेंगे। बीते सालों में दिसंबर तक ततैया के हमले पूरी तरह बंद हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बरसाती सीजन खत्म होने के बाद ततैया ने जो आतंक मचाना शुरू किया था, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। तो ऐसे में अब ये भी जरूरी हो गया है कि इनसे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान तैयार हो, ताकि पहाड़ के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इन दिनों शादियों का सीजन है और समय की बचत के लिए अब शादियों के इनविटेशन कार्ड भी डिजिटली देखने को मिल रहे हैं। अक्सर ऑनलाइन डिजिटल कार्ड व्हाट्सएप पर अपने सगे संबंधियों को भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए साइबर अपराधी भी सक्रिय हैं और व्हाट्सएप पर साइबर अपराधी भी शादियों के न्योते भेज रहे हैं। और जैसे ही आपने इस इन्विटेशन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन का एक्सेस साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाएगा, जिससे आपकी कमाई और गोपनीय चीजों को भी एक्सेस करना शुरू कर देंगे और फिर शुरू होगा आपके साथ साइबर ठगी का खेल। शादी का सीजन है, विंटर सीजन में काफी शादियां होती हैं, जिस क्रम में हमने देखा है कि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो काफी सक्रिय हो गए। उन्होंने इस सीजन में क्या किया है कि वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पे वो कुछ एपीके फाइल्स भेजते हैं। एपीके फाइल का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। तो इस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके फोन में एक ऐप होता है, वो इंस्टॉल हो जाता है। उस ऐप का यूज क्या होता है कि वो आपके फोन में अलग अलग परमिशन, जैसे नैनीताल शहर में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वाहनों का लोड बढ़ रहा है। वैसे तो हाईकोर्ट ने अनियंत्रित वाहनों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। नैनीताल शहर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध टैक्सी का कारोबार चल रहा है। 2017 के बाद टैक्सी की ऐसी बाढ़ शहर में आई कि ट्रैफिक अब संभल नहीं रहा। बाइक टैक्सियों ने तो सड़कों को ही पार्किंग में तब्दील कर दिया है, जबकि 2017 में माल रोड पर इन टैक्सी को हाईकोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया, लेकिन नैनीताल पुलिस के संरक्षण में कारोबार खूब फल फूल रहा है।
टैक्सी और जो टू व्हीलर की आप बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए एक गाइडलाइन दे रखी है। अगर उन गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो कर ले तो समझिए कि आपकी 50-60% समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है गाइडलाइन फॉलो करवाना। राज्य सरकार ने टैक्सी बाइक स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए दी थी, लेकिन इसमें भी नियमों का उल्लंघन हुआ। बेरोजगारों को दी गई बाइकों में उसे बाइक खुद ही चलानी थी, लेकिन आरटीओ कार्यालय और बैंक की मेहरबानी ऐसी रही कि एक ही व्यक्ति 5 से 7 बाइकें लाकर कारोबार में लग गया। वहीं दूसरे जिलों और राज्यों से आए लोगों ने भी टैक्सी कारोबार शुरू कर दिया। अब मुसीबत ये बन रही है कि टैक्सी के लिए जिला प्रशासन SOP तैयार करने में जुटा है, जिसमें बाइक टैक्सी और उसके मालिक को ही चलाना होगा। साथ ही ड्रेस कोड भी जरूरी होगा। ऑथराइज्ड जो लोग होंगे, जो सत्यापित जो लोग होंगे, जिनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गया होगा और एजेंसीज के द्वारा उनको आई कार्ड्स और लाइसेंसेस दिए गए होंगे, उन्हीं को संचालन की अनुमति रहेगी। और इसकी एक अपर लिमिट भी तय किए जाने पर विचार हम लोग कर रहे हैं कि नगर की, क्योंकि एक वहन क्षमता है, धारण क्षमता है, उससे ज्यादा वाहनों का नगर क्षेत्र में प्रवेश करने से अव्यवस्था स्वाभाविक है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर किन अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का माखौल उड़ाया और शहर की सड़कों को बाइक टैक्सी से पैक कर दिया। और अब क्या गारंटी है कि पुलिस की बनाई SOP के बाद नैनीताल में अवैध तौर पर टैक्सियों का संचालन बंद हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के देवल खरियाल गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है। दिन दहाड़े गुलदार घरों के आसपास दिख रहा है, जिसके बाद अब स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। शाम के वक्त में इलाके में गुलदार घूम रहा है, जिसके बाद गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की गई है। साथ ही वन कर्मियों की गश्त बढ़ाने की मांग की गई। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।